तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ यही बताना है कि जो रिलेशन आपको दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। मैंने अभी यहाँ 4 लिखे हैं, इसके बाद हम 5th पार्ट भी करेंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 5 पार्ट्स हैं, हमें हर पार्ट में यही बताना है कि गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। देखिए, हमें एक सेट दिया गया है ए, जिसमें एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 14। और रिलेशन किस पर है, इस सेट ए पर है। तो इसका मतलब देखिए, आपको क्या सोचना है कि अगर रिलेशन किसी सेट ए पर है तो पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ए क्रॉस ए। ठीक है, सोच सकते हैं इसको हम। दूसरा, अब जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिलेशन हमने पढ़ा है 11th क्लास में भी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर। अब ए में देखो कितने एलिमेंट हैं, 14। अगर आप ए क्रॉस ए करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे ए क्रॉस ए में, 14 इंटू 14, तो 196 के करीब आ जाएंगे। तो इतने ऑर्डर पेयर को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो किस तरह से आएंगे, x, y। ठीक है, और x y हम कहां से लेंगे, सेट ए में से। ठीक, और x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन दिया गया है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो पहले हमें उसे टेबुलर फॉर्म में बना लेना है। देखिए कैसे बनाएंगे। हमें x और y में कंडीशन क्या दी गई है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप 3x इज इक्वल टू वाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप x की वैल्यू सेट a में से पुट करते चले जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि x और y की जो वैल्यू आएगी वो सेट a में से ही होगी। ठीक है ना। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y कितना आ जाएगा, 3। x को पुट किया 1, y कितना आ गया, 3। तो पहला ऑर्डर पे ये बन गया। ठीक, फिर x को पुट करो अब 2, y कितना आ जाएगा, 6। तो सेकंड ऑर्डर पे क्या आ गया, 2, 6। x को पुट कीजिए 3, y कितना आएगा, 9। तो 3, 9। x को पुट करो 4, y कितना आएगा, 12। 4, 12। x को पुट करो 5, y कितना आएगा, 15। अब यहां रुक जाइए, x को पुट किया 5, y कितना आ गया, 15। अब आप देखिए कि क्या 15 सेट ए में है, नहीं, तो हम इस ऑर्डर पेयर को नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद आप x की जो भी वैल्यू सेट ए में से रखेंगे, इनके 5, 6, 7, 8 अप टू 14, और y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इस सेट से बाहर के नंबर्स होंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो ये बन गया, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सेट में जितने आपके पास एलिमेंट हैं, कितने हैं, 14। ठीक है ना। हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 अप टू 14,14 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। अदरवाइज
ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और नहीं है। तो हमने सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये समझ लेना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखिए अब हमें पता चल चुका है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको हमने लिखना कैसे है वो देखिए कि सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 up to so on 14, 14 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. R हमारे पास क्या होगा? रिलेशन। ठीक है। सेकंड हमें बताना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी रिलेशन के अंदर A, B ऑर्डर्ड पेयर है तो B, A भी होना ही चाहिए। ठीक है। अब चेक करते हैं कि इस रिलेशन में पहला ऑर्डर पेयर है 1, 3, तो इसका उल्टा यानी कि 3, 1 भी इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, तब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें तो 3, 1 ही नहीं है। ठीक है। और 2, 6 इसका उल्टा 6, 2 वो भी नहीं है। 3, 9 इसका उल्टा 9, 3 वो भी नहीं है। 4, 12 इसका उल्टा 12, 4 वो भी नहीं है। ठीक है ना। तो हमें अगर पहले ऑर्डर पेयर को देखकर ही पता चल जाए कि जैसे 1, 3 है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए था? 3, 1, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। अगर आपको एक भी गलती मिल जाए सिमेट्रिक को चेक करने के लिए तो आप उसी टाइम बता सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे कि एज 1, 3 बिलोंग्स टू R। ठीक है। बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not सिमेट्रिक। ठीक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी रिलेशन के अंदर A, B एंड B, C आते हैं तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे अगर उसमें A, C भी आएंगे, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए पहला ऑर्डर पे 1, 3 ये A है, इसको आप B बोल सकते हैं। अब लास्ट में क्या है हमारे पास यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 3। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। वो किसका है? 3, 9 का। अब दोबारा यहां देखें A, B और B, C R में है। इसको ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? जब A, C होंगे। अब 1, 3 और 3, 9 R में हैं, लेकिन इसको ट्रांजिटिव हम कब बोलते? जब यहां 1, 9 भी होता, तो और वो नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एज 1, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R, therefore R is not transitive। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है रिलेशन R इन द सेट N, यानी किस सेट पे दिया गया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें क्या सोचना है? n क्रॉस n। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था कि सेट के ऊपर हम रिलेशन चेक कर रहे थे, सेट A पर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्या सोचे? A क्रॉस A। ठीक है। अब हमें किस सेट पे चेक करना है? n नेचुरल नंबर। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो आपके पास रिलेशन होगा वो n क्रॉस n का सबसेट होगा। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? x, y, ये इस तरह से हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे
और कंडीशन यानी कि y और x में क्या रिलेशन रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 4। अब हमें पता है कि x और y हम कहां से लेंगे, सेट n में से, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन x हमने कैसा लेना है, जो 4 से छोटा हो। तो x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास रिलेशन बनेगा उसमें ऑर्डर पेयर क्या होंगे, जब आप x को 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 6, तो 1,6 एक ऑर्डर पेयर, 2 पुट करोगे तो 2,7, और जब आप इसमें 3 पुट करेंगे तो 3,8, ठीक है। ये हमारे पास R बन गया इन टेबुलर फॉर्म। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब ये रिफ्लेक्सिव तब होता जब इसके अंदर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 अप टू सोन, ये सभी ऑर्डर पेयर हमारे पास इस R में होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि 1,1, 2,2, 3,3 अप टू सोन डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो वो थोड़ा लिखने का तरीका सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा वो आपको नहीं पता। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एज एवरी x बिलोंग्स टू n, कि जो भी आपके पास x n के अंदर आ रहा है, एज फॉर एवरी x, ठीक है ना, फॉर एवरी x डज नॉट बिलोंग्स टू R, कि जो भी x आपके पास n सेट के अंदर आ रहा है उसके लिए एक भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R में नहीं है, ठीक है ना। तो इस कारण इट इंप्लॉयज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखिए 1,6 है, क्या 6,1 है, नहीं, तो यही इसको खत्म कर देना है। अब भी ऐसे बोल सकते हो कि 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not symmetric, ठीक। थर्ड अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1,6, सेकंड 2,7 और थर्ड 3,8। अब मैंने आपको कहा था कि अगर A, B और B, C हो तब आपने चेक करना है, लेकिन इसमें लास्ट एलिमेंट 6 है, क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, नहीं, तो अभी तक ये ट्रांजिटिव है, अब चेक नहीं करोगे। सेकंड ऑर्डर पेयर लो 2,7, क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 7 है, नहीं, अभी भी इसको अभी चेक करना पड़ेगा। अब थर्ड एलिमेंट लो 3,8, अब क्या किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 8 है, नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि जो ये आपके पास अब ऑर्डर पेयर है वो कुछ इस तरह से आ गए कि A, B, C, D और E, F, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर किसी ऑर्डर पेयर का लास्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो जाए तो हमें पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लास्ट और फर्स्ट मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि इट इज क्लियर दैट for every
ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ, ये बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये हमारे पास आर से बिलोंग करते हैं और इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये हमारे पास डेफिनेशन की बात ही हो गई। ठीक, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, रिलेशन आर इन द सेट। अब रिलेशन किस सेट पर दिया गया है? ए सेट पर। तो आपको क्या सोचना दिमाग में? ए क्रॉस ए, और रिलेशन किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। ठीक है ना, और रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि x, y इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे, y इज डिविजिबल बाय x, कि जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि हर एलिमेंट खुद से तो डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है ना, तो जब हम r की बात करेंगे वो किस तरह से बनेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। देखिए जो सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर में वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम मान लो y को 2 ले लें, y को क्या ले लें? 2, तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से और 2 से। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ सकते हैं? 1, 2 और एक 2, 2 जो हम लिख चुके हैं। अब लेते हैं 3 को। 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 और 3 से, यानी कि 1, 3 और 3, 3 हम लिख चुके हैं। बात करते हैं 4 की। 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1, 2 और 4 से। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1, 4, 2, 4 और 4, 4 आप लिख चुके हो। नेक्स्ट है 5, इसके लिए 1, 5, फिर है 6, इसके लिए 1, 6, 2, 6 और 3, 6। अब आप इस पूरे आर को चेक कर सकते हो कि एवरी सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 क्या आर में हैं? अगर हैं तो ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 है, तो क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिखेंगे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब, स्मॉल ए का मतलब कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करता है, इट इंप्लॉइज मतलब उसके लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, कि ए कोमा ए इस तरह का ऑर्डर पेयर आर में है। चेक कर सकते हो कि थर्ड पार्ट में जो ए में एलिमेंट क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो क्या 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है और 6, 6 भी है। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब बात करते हैं सिमेट्री की, कि अगर a कोमा b है तो b कोमा a भी होना चाहिए। तो 1, 1 इसका उल्टा सेम रहेगा, 2, 2 का उल्टा ये भी सेम रहेगा, 3, 3 सेम, 4, 4, 5, 5, 6, 6। यहां तक तो अभी तक सही चल रहा है। अब देखिए 1, 2, क्या 2, 1 इसमें है? नहीं, तो गलती मिल गई आपको। तो आप क्या लिख सकते हो कि एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore relation R is not symmetric। ठीक, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, सॉरी ऑर्डर पेयर क्या है? 1, 1। अब लास्ट एलिमेंट इसका क्या है? 1। अब आप इसमें चेक करें कि किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट
1 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब 1,1 और 1,2 हैं, ठीक है ना, यहां देखिए 1,1 और 1,2 आर में है, ठीक है। तो और इसमें क्या होना चाहिए, इनको काट के क्या बचा 1,2, तो क्या 1,2 आर में है, बिल्कुल सही। अब 1,3 को रख लो यहाँ पे, कटिंग करके क्या बनेगा 1,3 बचेगा, 1,3 भी है। ऐसे ही 1,4 1,5 और 1,6 के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर उठाना है। अब सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है 2। अब आपको वो ऑर्डर पेयर इसके साथ मैच करने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो वो कौन कौन से हैं, तो 2,4 और एक 2,6। अब आप 2,2 को रखा, 2,4 ये से कैंसिल, तो 2,4 होना चाहिए, है बिल्कुल है। अगर आप 2,6 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2,6 होना चाहिए, वो भी है, ठीक। अब 3,3 के लिए बात करते हैं। तो 3,3 के लिए आपके पास एक ही ऑर्डर पेयर है 3,6। तो इसका सेकंड एलिमेंट को छोड़ दो, इसके फर्स्ट को छोड़ दो, क्या बचेगा 3,6, वो भी इसमें है। अब लो 4,4 को, तो इसमें देखो सेकंड एलिमेंट क्या है 4। तो क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, नहीं, तो आप चेक ही नहीं करोगे। 5,5 क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, नहीं, इसे भी चेक नहीं करोगे। 6,6 इसे भी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं 1,2। अब किस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, एक 2,2 का, 2,4 का और 2,6 का। तो आप 1,2 के साथ कंपेयर किस किस को करोगे, 2,2 को, 2,4 को और 2,6 को, क्लियर। अब इसमें को भूल जाओ, 1,2 बचा, क्या 1,2 इसमें है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2 भूल जाओ, 1,4 है, बिल्कुल है। इसी तरह से इसमें 1,6 है। तो यहां तक अब तक हमने ऑर्डर पेयर चेक कर लिए और उन सभी ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव बन रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं 1,3। अब आप सिर्फ वो ऑर्डर पेयर ले जिनका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, एक 3,3 और एक 3,6, ठीक है ना। अब आप इसे ही चेक कर सकते हैं कि ये 3 और ये फर्स्ट 3 काटा, क्या बचेगा 1,3 इसमें है। अब इन दोनों 3 को काटा, क्या बचा 1,6 वो भी है, ठीक है। तो 1,3 के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 1,4 की बात करते हैं। 1,4 इसका सेकंड एलिमेंट कितना है 4। तो किस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है 4,4। तो जब आप इस 4 और इस 4 को कट करोगे, क्या बचेगा 1,4, वो भी इसमें है। तो इसके लिए भी अभी तक ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। अब 2,4 को लो कि अब किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सिर्फ 4,4 का। तो ये सेकंड 4 और ये फर्स्ट 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2,4 और 2,4 भी इसमें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं 1,5 के लिए। सेकंड एलिमेंट कितने है इसमें 5। अब किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, सिर्फ 5,5 का। तो 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा 1,5, वो भी इसमें है। अब बात करते हैं 1,6 की। अब किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सिर्फ 6,6 का। तो फर्स्ट 6 सेकंड 6 से काटा, क्या बचा 1,6, अब भी ये ट्रांजिटिव है। अब 2,6 और 6,6 को आप कंपेयर करो, ये सेकंड 6 और फर्स्ट 6 को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा 2,6, वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो यहां तक हमने चेक कर लिया कि सभी ऑर्डर पेयर के मुताबिक अभी तक ये ट्रांजिटिव शो हो रहा है। अब लास्ट है आपके पास ऑर्डर पेयर 3,6, सेकंड एलिमेंट 6। तो किस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, 6,6 का। तो ये 6 और ये 6 उड़ा दो, क्या बचेगा 3,6, वो भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना।
तो आपको हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा, और हमने चेक कर लिया है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको अपने लिखना क्या है, आप लिखोगे इसको फॉर एवरी ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, कि जो भी ए कोमा बी और बी कोमा सी के ऑर्डर पे इसमें बन रहे हैं उनके लिए ए कोमा सी आर में प्रेजेंट है, इस कारण आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड का मतलब ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आपको क्या दिमाग में बात आनी चाहिए, जेड क्रॉस जेड आना चाहिए आपके दिमाग में, यानी कि जो रिलेशन होगा वो आपके पास जेड क्रॉस जेड का सबसेट होगा। ठीक है। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि x, y ऑर्डर पेयर होंगे और x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? देखिए, जब आप जेड क्रॉस जेड की बात करेंगे तो इंटीजर्स आपके पास नेगेटिव वाले भी रहेंगे, यानी कि -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, अप टू माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव वाले भी रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर में आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 अप टू सो ऑन, फिर 0, 0, -1, -1, -2, -2, -3 अप टू सो ऑन, ये सभी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन आर में होने चाहिए। अब अगर ये हैं तो क्या उन ऑर्डर पेयर को, जो हम दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर एक इंटीजर आएगा, ये हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास जो रिलेशन बना आर, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख लेता हूँ, जैसे टू सोन -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 टू सोन। ये आपके पास अभी जेड है। और जब आप आर की बात करोगे तो उसमें आपके पास -2, -2, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से आपके पास होना चाहिए। अब आप हर एक ऑर्डर पेयर को उठाकर उनके बीच में आपको जो रिलेशन दिया गया है, क्या कि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आ रहा है। ठीक है। अब देखो, आप -2 में से अगर आप -2 को ही माइनस कर दोगे, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप -2 में से क्या माइनस करोगे, -2, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ जाएगा, 0। और 0 आपके पास क्या होता है, इंटीजर। क्लियर। इसी तरह से आप -1, -1 ले लो, -3, -3 ले लो, ये 2, 2 ले लो, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है, इंटीजर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक। अब इसको लिखना कैसे है, फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब चाहो तो आप आर को इस तरह से लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव बताना है, वो तो हमें पता ही नहीं अब आर क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, आर के आपको समझ आ गया कि जब आप किसी भी दो इंटीजर जो सेम हो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर। तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, फॉर एवरी, ध्यान से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे पास क्या इंटीजर, कि जो भी इंटीजर जेड में है, इट इंप्लॉइज, उसके लिए क्या होगा, a - a करोगे तो वो क्या आएगा,
0 और 0 क्या आपके पास इंटीजर, तो इसका मतलब a, a बिलोंग्स टू R, और ये आपके पास क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, आपने a को लेकर ही इस पूरे सेट के लिए बता दिया कि ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। देखिए हमें दिया गया है कि x y किससे बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले सभी में ये चीज यूज होगी। आपको क्या दिया गया है x वाई किससे बिलोंग कर रहा है R से, और x माइनस वाई क्या है इंटीजर। क्लियर बात। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर 2 आपके पास एक इंटीजर है, 2 क्या है इंटीजर, और मैं इसके साथ माइनस साइन लगा दूं तब भी तो ये इंटीजर ही रहेगा। क्लियर बात। अब यहां पर वापस आए, अब दोबारा बता रहा हूं मैं, x वाई किससे बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई क्या है एक इंटीजर। ठीक है, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे मैंने यहां बताया कि अगर 2 इंटीजर है और माइनस साइन लगा देंगे तो -2 भी इंटीजर ही रहेगा। ऐसे ही अगर x माइनस वाई कोई इंटीजर है तो माइनस करने पर भी x माइनस वाई क्या रहेगा इंटीजर। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हो, माइनस जब ब्रैकेट में जाएगा कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन को, अगर आप x वाई R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या है इंटीजर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो x वाई क्या बनेगा एक ऑर्डर पे बनेगा। अब यहां हमने क्या बोला कि y माइनस एक्स क्या है इंटीजर, तो इसका मतलब y कोमा एक्स किससे बिलोंग करेगा R से। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास R क्या हो गया इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, इसमें क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कोमा जेड। मैं स्मॉल जेड ले रहा हूं, सभी ध्यान रखें, और y कोमा जेड भी किससे बिलोंग करेगा R से। अब अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, और अगर y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं x माइनस वाई और y माइनस जेड को ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस जेड। ये मैंने क्यों किया, देखिए x माइनस वाई हमारे पास क्या है एक इंटीजर, और y माइनस जेड भी हमारे पास क्या है एक इंटीजर। अगर हम दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब x माइनस जेड भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो इसका मतलब x माइनस जेड बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमने माना था कि अगर x वाई R में है और y जेड भी R में है, ये ट्रांजिटिव कब होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर x जेड भी आपके पास इस R में होगा।
और हमने प्रूफ कर दिया कि x, z किससे बिलोंग करेगा, R से। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। हमें 5th पार्ट में भी 5 पार्ट्स आगे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं 5th पार्ट में क्या है। रिलेशन R इन द सेट A, हमें रिलेशन दिया गया है सेट A पर ऑफ ह्यूमन बींग्स के सेट A में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कि और किसी टाउन में। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। रिलेशन दिया गया है हमें x, y, ये ऑर्डर पेयर रहेंगे। अब x और y किस तरह से आपस में रिलेट हैं। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो जो इसका ए पार्ट है, हमें बताना है यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए अगर हम x, x ले लें यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। बिल्कुल, क्योंकि x जो है वो खुद के साथ एक ही जगह पर काम तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। यानी कि हम किसी भी नंबर को ले लें, किसी भी मेंबर को ले लें जो उस टाउन में रहता है और वो जहां पर वर्क करता है, ठीक है ना, और उनको उसका खुद के साथ ही हम ऑर्डर पेयर बना दें तो वो रिफ्लेक्सिव हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव है। इसको लिखेंगे कैसे, क्लियरली x, x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। रीजन लिखेंगे बिकॉज x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, therefore R is रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड इसमें हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे हम लेट x, y बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि x, y किसमें बिलोंग करते हैं, R में। अब इसका मतलब क्या है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। इट इंप्लाइज x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब सिमेट्री के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर x, y R में बिलोंग करते हैं तो y, x भी R में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने x, y के लिए क्या लिखा कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अगर x और y एक जगह पर काम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है ना। अगर x और y एक जगह पर काम करते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y और x भी एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है ना, ये वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए अगर x एंड y वर्क एट सेम प्लेस था तो ऑर्डर पेयर क्या था, x, y। अगर y एंड x वर्क एट सेम प्लेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि y, x बिलोंग्स करेगा R से। तो इसका मतलब R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, इसमें मान लेते हैं लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसका मतलब अगर x, y R से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है ना। एंड और y, z R में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि y एंड z
वर्क्स एट सेम प्लेस। ठीक है बात। अब हमने ट्रांजिटिव में क्या लिखा कि x, y और y, z किससे बिलोंग करते हैं? R में। अच्छा, ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब x, z किस में बिलोंग करेंगे? R में। ठीक है ना। अब x, z बिलोंग करेंगे, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि x और z भी सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। ठीक है ना। हमने अब देखिए लिखा क्या है कि x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, y और z भी सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड z भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब x एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस। अब सेम प्लेस पर वर्क करेंगे तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि x, z बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि R इज ट्रांजिटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बी पार्ट। हमें एक R रिलेशन दिया गया है जिसमें x, y ऑर्डर पेयर है, और x और y किस तरह से रिलेट हैं कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो A पार्ट है और B पार्ट है एग्जैक्टली सेम है। इसमें फर्क क्या है कि A पार्ट में x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, काम एक प्लेस पर कर रहे थे, और B पार्ट में x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है ना। बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसा आपने ए पार्ट किया बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बी पार्ट करना है, डिट्टो। सिर्फ क्या चेंज करना है, जहां आपने वर्क एट सेम प्लेस लिखा है वहां आप क्या लिख दोगे? लीव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमें आर दिया गया है रिलेशन, उसमें एक्स, वाई क्या है? ऑर्डर पेयर। और एक्स वाई रिलेट कैसे हैं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है वो y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब एक चीज और नोट करें कि जो एलिमेंट पहले है ऑर्डर पेयर में वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमें वो ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन R में कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से क्या हो? 7 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है ना। अब जब हमें रिफ्लेक्सिव की बात करनी है तो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब आप बताएं कि अगर मैं x, x ले लेता हूं, इसका मतलब ये वाला x इस x से क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉल, लेकिन दोनों है क्या? ये सेम, जो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी x खुद से या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है ना। जैसे आपकी लंबाई मान लीजिए 5 फीट है, तो आप अगर खुद से ही हाइट कंपेयर करोगे तो वो इक्वल आएगी, ना कम आएगी ना ही वो ज़्यादा आएगी। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, सी पार्ट फॉर रिफ्लेक्सिव clearly x, x does not belongs to R because x is not taller than itself, क्योंकखुद से ही बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब R is not रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि फॉर सिमेट्रिक, ठीक,
इसमें हम मान लेते हैं कि लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू R। हमने एक ऑर्डर पेयर लिया x कोमा वाई, इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है बात। अब अगर हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो y कोमा एक्स इस r में, इस रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं y कोमा एक्स लिखता हूं तो उसका मतलब ये होगा कि y x से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब उससे पहले हमने क्या बोला कि x बड़ा है y से, तो y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बट y इज नॉट टॉलर देन x बाय 7 सेंटीमीटर। तो उससे बड़ा है ही नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब y कोमा एक्स जो ऑर्डर पेयर होगा वो R में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं कि लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, और एंड एक ऑर्डर पर और हम मानते हैं कि y कोमा जेड भी किससे बिलोंग करेगा, R से। तो इसका मतलब क्या होगा कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर x कोमा वाई R में बिलोंग करता है और y कोमा जेड भी R में बिलोंग करता है तो इसे हम ट्रांजिटिव तब बोलेंगे अगर x कोमा जेड भी R में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं कि x कोमा जेड R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये ध्यान से देखें, x y से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, y z से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, तो x z से कितना बड़ा होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका मतलब हम x कोमा जेड ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। क्लियर। तो इसको लिखेंगे कैसे कि बट x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर R में बिलोंग नहीं करता तो आपका रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आगे चलते हैं डी पार्ट। हमें रिलेशन दिया गया है कि x इज अ वाइफ ऑफ y और ऑर्डर पेयर क्या है, x कोमा y। ठीक है ना। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है तो हमें ऑर्डर पेयर क्या लेना पड़ेगा, x कोमा x। अब क्या x खुद की वाइफ हो सकती है, नहीं। ये बात क्लियर हुई ना हमें। तो अब डी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, for reflexive clearly x comma x does not belongs to R। अब रीजन भी बिलोंग क्यों नहीं करेगा, बिकॉज x इज नॉट अ वाइफ ऑफ हर सेल्फ।
कि वो खुद की वाइफ नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इट एम्प्लॉयज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, और फिर बात करते हैं सिमेट्रिक। लेट x, y बिलोंग्स टू R, के x, y किस में बिलोंग करता है? R में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक बताने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा या ये बताना पड़ेगा कि इस रिलेशन के अंदर y, x भी आएगा। लेकिन अगर y, x आएगा तो हम क्या लिखेंगे? y इज अ वाइफ ऑफ x। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम यहां रीजन देंगे, बट y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। हम मान लेते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा कि x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, और हमें एक और चीज माननी पड़ेगी कि क्या? कि y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा कि y इज वाइफ ऑफ z। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि x किसकी वाइफ है? y की। और y किसकी वाइफ है? z की। क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि y किसका हस्बैंड है? x का। तो y क्या हुआ? मैन हुआ। तो y किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मैन है। ठीक है ना, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि x, z R में बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो ई पार्ट है हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम इस तरह से ही है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में इसको बता दे रहा हूं। जैसे हमें बताना है कि x इज अ फादर ऑफ y, x इज अ फादर ऑफ y। अगर हमें इसको रिफ्लेक्सिव बताना है तो हम क्या ऑर्डर पे लेंगे? x, x। उसका मतलब क्या होगा कि x इज अ फादर ऑफ x। कि क्या कोई भी पर्सन खुद का फादर हो सकता है? नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल से हमारे पास ये आएगा क्लियरली x, y डज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज x इज अ नॉट अ फादर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, ये मैं ई पार्ट के लिए बता रहा हूं। अब जब आप सिमेट्री के लिए बात करेंगे तो ये चीज हम बिल्कुल मानेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या रहेगा यहां पर ई पार्ट के लिए कि x इज अ फादर ऑफ y। x किसका फादर है? y का। अब सिमेट्रिक प्रूफ पढ़ने के लिए हमें y, x भी चाहिए, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि y इज अ फादर ऑफ x। ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे? बट y इज नॉट अ फादर ऑफ x। इसका मतलब y, x R में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर इतना सभी को? और इस कारण सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर? अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ई पार्ट के लिए है, अब जो मैं लिख रहा हूं फॉर पार्ट ई के लिए। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बिल्कुल दोनों सेम रहेंगे, बस वाइफ की जगह आपने फादर को ही रिप्लेस करना है।
लेकिन अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अगर आप x, y लेते हो ऑर्डर पेयर, वो किस में बिलोंग करेगा? R में। तो इसका मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा? x इज फादर ऑफ y, ठीक है। एंड आप एक ऑर्डर पेयर और लेते हो y, z, ये किस में बिलोंग करेगा? R में। इसका मतलब क्या होगा कि y इज फादर ऑफ z, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए x, y किस में बिलोंग करते हैं? R में। y, z किस में बिलोंग करते हैं? R में। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा जब x, z भी R में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर आप x, z को लेते हो ऑर्डर पेयर रिलेशन R में, तो इसका मीनिंग ये होगा कि x इज अ फादर ऑफ z, x इज अ फादर ऑफ z, जो नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप रिलेशन चेक करो, x यहां पर क्या है? z का ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो यहां पर आप रीजन क्या दोगे कि इट इंप्लॉइज, इसका मतलब आपको क्या समझ आया? x इज नॉट फादर ऑफ z, x जो है वो z का फादर नहीं है। इसका मतलब x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 2 से करने से पहले हम क्वेश्चन 3 करेंगे, ये थोड़ा इजी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया गया है हमें, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट। एक सेट दिया गया है हमें जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस सेट पर हमें रिलेशन दिया गया है a, b, और a और b आपस में किस तरह से रिलेट हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। यानी कि हम a की वैल्यू पुट करेंगे और b हमारे पास आ जाएगा। a की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? इस सेट में से, और जो b की वैल्यू होगी वो भी इस सेट में से ही आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बाहर आता है फॉर द वैल्यू ऑफ b, उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो r हमारे पास क्या बन जाएगा? जब a को आप 1 पुट करेंगे, a को 1 पुट करो, b कितना आएगा? 2। तो ऑर्डर पेयर क्या बना आपके पास? 1, 2, ठीक है। a को 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 3। तो ऑर्डर पेयर 2, 3। a को 3 पुट करेंगे, b 4 आएगा। a को 4 पुट करेंगे, b 5 आएगा। a को 5 पुट करेंगे, b की वैल्यू 6 आएगी। अगर अब आप a की वैल्यू 6 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 7। लेकिन 7 इस सेट में नहीं है, तो आप और अधिक वैल्यू यहाँ नहीं लिखोगे, ठीक है। अब ये सेट बन गया। अब इस रिलेशन में आप चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक। अब इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें ये चेक करना है कि इस सेट में जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन सभी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्या इस सेट में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 हैं? नहीं, इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इस कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे क्लियरली 1, 1, 2, 2 अप टू सो ऑन कहां तक? 6, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब बात करते हैं सिमेट्री की।
अब सिमेट्रिक में हमें चाहिए कि अगर a कोमा बी किसी रिलेशन में है तो b कोमा ए भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन में 1 कोमा 2 एक ऑर्डर पेयर है और ये सिमेट्रिक तब होता अगर 2 कोमा 1 भी इसमें होता। क्लियर ना। अच्छा, हम देख सकते हैं कि 2 कोमा 3 भी है, 3 कोमा 2 नहीं है, 3 कोमा 4 है, 4 कोमा 3 नहीं है। सभी ऑर्डर पेयर के लिए इस तरह से ही है। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर पर ही ये गलती पता चल गई कि 1 कोमा 2 है लेकिन 2 कोमा 1 नहीं है, तो हम सिर्फ इसी रीजन के साथ बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि एज 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में बात आए कि सर आपने 2,3 के लिए क्यों नहीं लिखा, 3,4 के लिए क्यों नहीं लिखा, ये सभी के लिए आपने ये चीज़ क्यों नहीं लिखी। ठीक है ना। तो अगर आप सभी ऑर्डर पेयर के लिए ये चीज़ लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। वो कैसे लिखने में मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको लिखोगे तो ये लिख दो, या फिर लिखोगे कि सिंस फॉर एवरी a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि जो भी ऑर्डर पेयर आर में है। ठीक है ना। यहां पर b कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उस ऑर्डर पेयर के लिए b कोमा ए आर में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। वही बात आ गई सारी। ठीक, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए इस ऑर्डर पेयर में 1 कोमा 2 लिखा है, इस ऑर्डर पेयर में 2 कोमा 3 लिखा है। ठीक है ना। अगर a कोमा बी और b कोमा सी किसी रिलेशन में हो तो उस रिलेशन के अंदर a कोमा सी होना चाहिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 3 भी है, तो इसमें रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए था 1 कोमा 3, जो यहाँ पर नहीं है। इस कारण ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस 1 कोमा 2 एंड 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 कोमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट implies R is not transitive। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसी कारण क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो भी कुछ इस तरह से ही चलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट रिलेशन R इन द सेट R। हमें इस R का मतलब है रिलेशन, और इन द सेट R, इस R का मतलब है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जो आपको रिलेशन दिया गया है वो रियल नंबर्स के सेट पर दिया गया है। डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन है कि A कोमा B की फॉर्म में उसमें ऑर्डर पेयर होंगे, और A और कोमा B में रिलेशन क्या होगा कि A ऑलवेज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, कि जो A होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हमें A कोमा A लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 1 कोमा 1 लेते हो, ठीक, तो ये A है, ये B है, तो आपको क्या कर लिखना है, A लेस देन B स्क्वायर लिख कर देखो। तो ये तो A का A रहेगा, इसका सॉरी 1 रहेगा, इसका स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो 1 ही होगा।
अब ये दोनों क्या हैं, इसका मतलब 1 खुद से या तो छोटा है या फिर इक्वल है। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि 1 इज लेस देन itself और 1 इज इक्वल टू 1। दोनों में से अगर एक भी बात प्रूफ हो जाए तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो 1, 1 के लिए तो बिल्कुल सही है। अगर आप 2, 2 लोगे उसके लिए भी सही होगा। क्यों? मान लो आपने 2, 2 लिया, अब ये a है, इसको स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, तो ये 2 तो इससे क्या है, छोटा है, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमें इस तरह से एग्जाम्पल चूज करने पड़ेंगे कि हम इसको ये प्रूफ करें कि इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको। फॉर रिफ्लेक्सिव, हम लिखते हैं कि इफ 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर, कि अगर 1/2 और 1/2 1/2, 1/2 किसी रिलेशन में बिलोंग्स कर जाते हैं, ऐसा ऑर्डर पर होता है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 1/2 है ये ऑलवेज लेस देन होना चाहिए इसके स्क्वायर से, ठीक है बात। अब देखिए इसको हम आगे लिखेंगे, ये बनेगा 1/2 लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4। अब ध्यान से देखो कि क्या 1/2 1/4 से छोटा हो सकता है? नहीं, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हमने जो लिखा है ये हमें गलती मिल गई इस क्वेश्चन में कि हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की, ठीक है। मान लीजिए मैं लेता हूं कि लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 इज ऑलवेज लेस देन 4, ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिक तब होगा जब 2, 1 भी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब 2, 1 बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये हो सकता है? नहीं। तो आप यहां से क्या लिखोगे, बट 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर आर में बिलोंग नहीं करेगा तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को रब कर देता हूं, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट की, यानी कि ट्रांजिटिव की। अब देखिए हम इस तरह से नंबर लेंगे कि ये ट्रांजिटिव प्रूफ ना हो, ठीक है ना। तो हम लेते हैं लेट, हमने लिया
कि 3,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 4। बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड हम लेते हैं कि 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा कि 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। अब जब आप 1.5 का स्क्वायर दोगे तो वो आएगा 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2.25। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास ये दोनों तक बिल्कुल सही आ गए। अगर देखिए, अगर किसी रिलेशन के अंदर 3,2 भी है और 2,1.5 भी है और उस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रांजिटिव होगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 3,1.5 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देते हैं कि यहाँ से बट 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25। इसका मतलब क्या होगा कि 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। इसका मतलब कि 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी एक रिलेशन दिया गया है कि सेट के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। किस तरह से कि a कोमा बी ऑर्डर पेयर है और a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b। हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, हमें पता है कि अगर हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हमें a कोमा a इस टाइप के ऑर्डर पे लेने पड़ेंगे और उसके लिए हमें ये कंडीशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि a या तो b से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो ये सही होता है। ठीक है ना, अब अगर हम a कोमा a लेंगे तो यहाँ इसका मतलब क्या रहेगा कि a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a। ठीक, अब इसके दो बातें बनेंगी कि a या तो खुद से छोटा है या फिर खुद के इक्वल है। अब कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि a इज इक्वल टू a रहेगा। ठीक है ना, और कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तुम क्या लिखेंगे, क्लियरली a कोमा a बिलोंग्स टू r एज, क्योंकि a इज इक्वल टू a, a किसके इक्वल, a के इक्वल होगा, तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब सिमेट्रिक ये नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, लेट 1,2 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, बट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, अगर 1,2 एक ऑर्डर पेयर है r में, इसका मतलब 1 2 से छोटा है या उसके इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि 2,1 भी r में हो। ये r में कब होगा, जब 2 1 से छोटा होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए r सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक, लेट
ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखिए ए जो है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि ए भी जो है वो सी से छोटा होगा। अब देखिए अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आर में बिलोंग करते हैं तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करेंगे। अगर ए कोमा सी आर में बिलोंग करेंगे तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए सी से छोटा होना चाहिए। तो हमने बता दिया कि ए जो है सी से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमें दिया गया है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर इज डिफाइंड बाय ए कोमा बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से इसमें रिलेशन दिया गया था रियल नंबर में, उस तरह से ही इसमें दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? इसको पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि ये है या नहीं। अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हमें ए कोमा ए लेना पड़ेगा। तो ए कोमा अगर ए लेंगे तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि ए जो है ए क्यूब से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है ना बात। अब देखिए अगर हम यहां पर ए को ले लेते हैं 0.1, मान लो 0.1 कोमा 0.1। क्लियर बात। अब तो ये ए इस ए से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0.1 लेस देन इक्वल टू 0.1 क्यूब ये नहीं होगा, क्योंकि जब आप 0.1 का क्यूब करेंगे वो 0.1 से भी बहुत छोटा आ जाएगा। ठीक, अब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जहां पर ये बी स्क्वेयर था, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या है? बी क्यूब। वहां पर हमने एग्जांपल लिया था 1/2 कोमा 1/2। यहां पर हम वही एग्जांपल लेकर कर सकते हैं, या और कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे हमने 0.1 कोमा 0.1 लिया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कर देखते हैं, हम लिखेंगे एज 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब। मैं 1/2 का एग्जांपल लेकर कर रहा हूं काम। अगर इससे बड़ा होगा तो इसका मतलब 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब आगे चलते हैं, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए हम मानते हैं लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 क्यूब। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? जब 2,1 भी आर में होगा। अगर 2,1 आर में होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यूब। इसका मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। लास्ट ट्रांजिटिव, हम एग्जांपल लेंगे इसमें भी लेट 3,3/2 एंड 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि 3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
3/2 and 3/2 is always less than equal to 6/5 अब यहां से आप ये भी बता सकते हो कि 3 is always less than equal to 6/5 ठीक है। क्या ये इसके इक्वल होगा या छोटा होगा, यही चेक आपको करना है। आप क्लियर बात। अब देखिए जरा 6/5 क्या होगा, 1.2 के करीब होगा, ठीक है ना, 1.2 ही होगा। अगर आप 1.2 का क्यूब करते हैं, जब 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। इसको फिर से 12 से 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 8 + 4 कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है ना। अब यही आपने ध्यान रखना एग्जाम में करते हुए कि हम एग्जाम्पल कैसा ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। और इसका मतलब कि 3,6/5 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है आपको पता चल जाए तो आप एक एक एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी कमी मिल जाए इस आज रिलेशन के अंदर तो सिमेट्रिक नहीं होगा और ना ही वो ट्रांजिटिव होगा।